Very good morning, friends. How are you all? Today's class going to be on BPSC PT MCQ mock test. Or this is the test one, history PT test. तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हिस्ट्री सब्जेक्ट का आज टेस्ट है और इसके बाद और भी पॉलिटी इकोनॉमी करंट अफेयर सबके टेस्ट आएगा। तो ये टेस्ट नॉट ओनली ये टेस्ट है, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के। तो इस क्लास में कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो विजुअल है, ऑडियो लाउड एंड क्लियर है तो आप सभी आ जाइए और उसके बाद हम एक क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल में। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा महाविहार के पुस्तकालय का भाग नहीं था। अब नालंदा महाविहार क्या था पहले वो देखेंगे आप लोग। मैं इसमें क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग टाइम लेके अपना आंसर्स या तो कमेंट में कमेंट करिएगा या अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए इसका आंसर। उसके बाद मैं इसका आंसर यहाँ पे साइड में कॉर्नर में ब्लैंक स्क्रीन पे लिख करके बताऊंगा, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन जहाँ तक पॉसिबल होगा दूंगा। तो इसी प्रकार से यह टेस्ट सीरीज़ की चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो ये नालंदा महाविहार के पुस्तकालय का भाग रत्नमाला ये नहीं था। नालंदा महाविहार की स्थापना 5वीं सेंचुरी में हुई थी, 5th सेंचुरी में, मतलब 5वीं शताब्दी में हुई थी। ये गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए और नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे इतना सब कुछ लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं आपको वर्बली बोलूँगा वो नोट डाउन करिए। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में ये नालंदा महाविहार को बनवाया था। नालंदा महाविहार के पुस्तकालय का भाग रत्नमाला नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ये है। और एक और पॉइंट नालंदा महाविहार से रिलेटेड है जो आता है, इसको खिलजी वंश के शासक बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी में इसको तोड़ दिया था। नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसको तोड़ दिया था, समझ रहे हैं, विध्वंस कर दिया था इसका। तो नालंदा यूनिवर्सिटी मुख्यतः बौद्ध टेम्पल थी, बौद्ध मोनेस्ट्री थी। इसको खिलजी वंश के शासक बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शाहजहां के राज्यकाल में रसगंगाधर नामक पुस्तक का प्रणयन किसने किया था। ये शाहजहां के शासनकाल का जो प्रश्न है, ये शाहजहां का मुगल एम्परर थे, आपको पता ही है। शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे। अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए इसका आंसर आप सभी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो गया नोट डाउन? चलिए, इसका आंसर है डी, जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर नामक पुस्तक लिखी थी। प्रणयन का मतलब वही होता है कि किसने लिखी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे, गांधी जी नहीं, ठीक है। गांधी जी का तो किसके पक्षधर थे हम सभी को पता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पक्षधर थे हमेशा से। लेकिन नेहरू जी किसके पक्षधर थे? फॉलोअर्स, नेहरू जी गांधी जी के फॉलोअर थे, शिष्य थे, आप सब जानते ही हैं। बट यहाँ इस प्रश्न के मुताबिक भारी औद्योगिकरण विचार, क्योंकि नेहरू जी थोड़ा रिच थे, फॉरेन वगैरह जाते रहते थे, तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रभावित थे वो, तो इसलिए भारी औद्योगिकरण विचार इसका आंसर होगा। नेहरू जी इसके पक्षधर थे
गांधी जी सत्य और अहिंसा के पक्षधर थे। ठीक है, हर आदमी का एक आइडियोलॉजी होता है, एक थिंकिंग होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? चार मठ स्थित आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित, इसका आंसर आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए, कमेंट में करके बताइए। थोड़ी देर का टाइम है आपके सबके पास। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मुंह से उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन से हाईलाइट कर लीजिएगा। और लोगों का मानना है कि ये शंकर के अवतार थे। ठीक है, और एक दार्शनिक थे, धर्म प्रवर्तक थे ये आदि शंकराचार्य। ठीक है, सनातन धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने 4 जगहों पे अपने मठ स्थापित किए थे। उसी का इसमें उत्तर खोजना है आपको दोस्तों, जल्दी कीजिए। आदि शंकराचार्य तो 4 जगह पे उन्होंने स्थापित की थी, मैं बताने जा रहा हूँ। जोशीमठ, द्वारका, पुरी या श्रृंगेरी, ये 4 जगहों पर उन्होंने अपने मठ स्थापित की थी। ठीक है, सत्याग्रह में शामिल नहीं था। अब देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह सवाल आया है। अब आप बोलेंगे कि सत्याग्रह, इसका तो नाम ही नहीं सुना है। सत्याग्रह है मतलब नमक वाला सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है, ठीक है, स्वदेशी है, ये होम रूल है, ये सब का नाम सुना है। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, इसका नाम नहीं सुना है। तो ये क्या था, मैं बताता हूँ आपको कि झुंड के झुंड लोगों को अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर ले रहे थे। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात आई, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ, कब हुआ स्टार्ट? 1939 में। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन का शासन था इंडिया में, तो ब्रिटेन भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा और इंडियन जो आर्मी थे, सैनिक थे, उनको वॉर में भेजने लगा लड़ाई के लिए। ठीक है, तो इससे हमारे यहाँ की जनता मतलब विरोध कर रही थी कि क्यों हमारे जवानों को भेज के वहाँ पे आप लोग मार रहे हो। ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के मूड में, अंग्रेजों का साथ देने के मूड में नहीं थे हमारे यहाँ के लोग। इसलिए नहीं थे कि अंग्रेज हम पे राज करते थे, हमारा शोषण करते थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम अंग्रेज का साथ नहीं देंगे तो अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएंगे। ये इसका स्क्रिप्ट है। तो लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस ग्रुप में जो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, उसमें अंग्रेजों को लग गया कि कांग्रेस बहुत बड़ा खतरा है हमें यहाँ राज रूल करने में। तो कांग्रेस के लोगों को अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर ले रहे थे। तो उस केस में गांधी जी ने बोला कि अब ग्रुप में प्रोटेस्ट नहीं होगा, ग्रुप में आंदोलन नहीं होगा, अब जो आंदोलन हम करेंगे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। कि कोई एक आदमी आएगा, डीएम को लेटर देगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलते हैं। ये कब 11 अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, और ये इसके प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। ठीक है, उत्तर तो आपने लिख लिया होगा। और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब एक से अधिक, ई ऑप्शन होगा इसका, इसमें से चारों ऑप्शन नहीं होगा, 2 आंसर सही है, तो एक से अधिक इसका आंसर होगा। ठीक है, लगा लीजिए। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तृतीय संगम हुआ था। अब तृतीय संगम कौन सा संगम है, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा संगम है। तो एक संगम काल था, दक्षिण भारत के राजाओं का एक संगम काल था, जिसमें चेर और पांडव और चोल, ये तीनों दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जो राजा थे, उनका ये काल था। तो इस प्रश्न का आंसर देने से पहले आप लोग दीजिए, तब तक मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तृतीय संगम है क्या। तृतीय संगम माना जाता है कि पांडव राजाओं की राजधानी मदुरई में एक संगम था का आयोजन हुआ था, जो तृतीय संगम था। ठीक है, तमिल साहित्य को बचाने के लिए 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण इसे प्राप्त हुआ और 1850 वर्षों तक यह
चला, तृतीय संगम मतलब संगम काल चला, जिसमें मतलब तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान करने की घोषणा हुई थी। ठीक है, पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगम हुए। अब देखिए, ये तृतीय संगम पूछ रहा है ना, मैं तीनों संगम के नाम धू बोलते हैं। दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा उत्तरी मथुरा में। तीनों संगमों की अवधि 9,950 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, और तीनों संगम 195 पांड्य राजाओं को का इन्हें संरक्षण प्राप्त था। तीनों संगमों को मिला दें तो तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य से के नाम से विख्यात है। इसमें 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है, चोर, चेल, पांडव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संगम, तृतीय संगम क्या है। ठीक है, इसमें मतलब ये संगम कालीन, ये तृतीय संगम वाला क्वेश्चन है जो संगम कालीन था। सॉरी दोस्तों, तृतीय कालीन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है 7वां हमारा प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 7वां प्रश्न है। इसका जवाब जल्दी जल्दी दीजिए आप लोग, इसका जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। जिसको पता है वो राइट डाउन करे कि खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर कहते हैं वो किसने बनवाई थी दिल्ली में। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आप जितना जल्दी आंसर देंगे वो सही रहेगा आपके लिए। ये टेस्ट है, 66वीं बीपीएससी आप लोग देने जा रहे हैं, तो आप लोगों का लेवल, ये टेस्ट हो रहा है कि आप लोगों का लेवल खगोलीय वेधशाला बोलते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये सवाल आ भी सकते हैं। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शंस तो जरूर याद रखिएगा, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करके पूरा लिख करके रख लीजिए, वो आ सकता है आपके क्वेश्चन में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह नहीं है। ठीक है, मुगल काल का एक बार ट्री आप लोग देख लीजिएगा। मैं जब मुगल काल बताऊंगा तो उसमें आपको ट्री बताऊंगा कि तैमूर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक कैसे ये क्रम है राजाओं का। कभी कभी क्रम पूछ लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है बहादुर शाह के पिताजी का नाम क्या था, आप लोगों ने जवाब दे दिया, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। मैं इसका जवाब देता हूँ, अकबर शाह द्वितीय। इसका आंसर है अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय ने ये किया था। ठीक है, यहाँ अकबर शाह द्वितीय लिख लीजिए आप लोग। अकबर शाह द्वितीय। अब ये सुमेलित करने का ये आया हुआ है, ये देखिए, सुमेलित कीजिए आप लोग जरा, जल्दी जल्दी सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको सुमेलित के लिए इसमें क्या है, येड़वाड़ा महाराष्ट्र में है। ठीक है, चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश में है, चौड़ी चौड़ा का जो कांड हुआ था। और बारदोली कहाँ है, गुजरात में, गांधी जी बारदोली ये सब पढ़ा होगा ना आपने। और नोआखली पश्चिम बंगाल में है। कंफ्यूजन ज़्यादा होता है इसलिए सुमेलित कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में भारत में अधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था। तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था, ये देखिए, तांबे के सिक्के बनाए थे सबसे पहले, जो ज्ञात है भारत आर्यावर्त में, वो बनाए थे हमारे कुषाण लोग ने। कुषाण लोग ने बनाए थे। अब बोलेंगे कुषाण वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुषाण, कुषाण क्या थे, चाइना का एक ट्राइब था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जनजाति, चीन से आए हुए लोग थे कुषाण लोग।
सॉरी ये हिल गया। चाइना के एक जनजाति था, वही थे कुषाण लोग। यूएझी लोगों की एक जनजाति द्वारा कुषाण वंश को स्थापित किया गया था। इसका आंसर कुषाण है। ठीक है। कनिष्क इसका प्रसिद्ध, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, कनिष्क इसका प्रसिद्ध सम्राट था और इसकी स्थापना कुषाण वंश की लगभग माना जाता है भारत में आर्यावर्त में कुजुल कडफिसस ने की थी। कनिष्क इसका प्रसिद्ध सम्राट था क्योंकि काफ़ी रीजन उसने जीते थे, काफ़ी दिनों तक राज्य किया उसने। ठीक है। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पे अप टू द चाइना एंड पीओके एंड ऑल, पाकिस्तान का भी थोड़ा पार्ट कवर था उसमें। ठीक है। और इसकी मतलब जो ट्राइबल थी, कौन सी ट्राइबल भाग करके आई थी चाइना से? यूएझी लोग यहाँ पे जीत करके बसे थे। उसी से कुषाण वंश का जन्म हुआ था। कुषाण वंश का जन्म स्वर्ण आभूषण, सोने के जो आभूषण थे वो प्राचीन भारत में आर्यावर्त के लोग उसे निष्क बोलते थे, निष्क। ठीक है। प्राचीन भारत, वैदिक काल से ही निष्क गले में पहनने की एक सोने के आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा निष्क। तो निष्क जब व्यापारिक चीज़ें आ जाती हैं और पैसे का मामला आ जाता है तब ये ज़्यादा प्रचलित, मतलब भाषा ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। ठीक है, निष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी नेता था? 19वीं शताब्दी में एक ही नेता का नाम आता है, हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह सब 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? यह सब किसने कहा था बताइए। कथन वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बताइए आप लोग, किसने कहा था? यह कहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, जेएल नेहरू ने। ठीक है। कथन है, कथन वाले प्रश्न में डिस्क्रिप्शन नहीं होते। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन था? बहुत हलवा प्रश्न है, इजी है, एकदम इजी। बता दीजिए। लोकमान्य तिलक। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रपति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, मोहम्मद इकबाल। ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित किया गया? अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बोला 1918 पता नहीं है क्या आप देश चला पाएंगे, तो उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी। कांग्रेस ने यह चुनौती स्वीकार की और एक मिनी संविधान बनाया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब 8-10 पन्ने का, ज़्यादा बड़ा नहीं था ये। अब नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं इसको जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, नहीं। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ये लोगों ने मिल करके, एक दो लोग और थे, एक कमेटी थी और उन्होंने सारे मुद्दे को उसमें इंक्लूड करके, मुस्लिम लीग का भी मुद्दा था, और एक मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और नेहरू रिपोर्ट को 28 अगस्त 1928 को मतलब पब्लिश किया गया। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट निरसित कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम लीग उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी, उसमें ज़्यादा डिमांड कर रही थी मुस्लिम लीग। तो लाहौर अधिवेशन 1929 को निरसित कर दिया गया और रिपोर्ट पब्लिश कब हुई थी? 28 अगस्त 1928 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। और हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को बताया था कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम अपना संविधान खुद बना सकते हैं। मेंस के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप लोग राइट डाउन करेंगे तो मतलब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। निम्न में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब हुआ था ये बताइए आप लोग। इसमें से सरोजिनी नायडू नहीं गई थी, बाकी सब लोग गए थे। ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन यूके में हुआ था 12 नवंबर 12
नवंबर सम्मेलन, फिर द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। ऐसे 3 गोल सम्मेलन लगातार हुए थे। ठीक है, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत हुई थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित तत्वों में से कौन से सही हैं? अब सही कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। डेट तो सही है, 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, बिल्कुल शुरू हुआ था। नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्या यह सही है? आप लोग बताइए। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या हुआ, जब गांधी जी ने जैसे ही इसको स्टार्ट किया ना, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, फिर गांधी जी जेल में चले गए, थोड़ा सा नेतृत्व विहीन हो गया था। करो या मरो का नारा इसी में दिया था, ये भी सही है, ये भी सही है। गिरफ्तारी से बचे कुछ नेताओं ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था, ये भी सही है। मतलब सारे सही हैं इसमें, ये याद रखिएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को यही तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस तारीख में क्या था कि 17 साल पहले 17 ईयर्स एगो 9 अगस्त 1942 को ही ये अपना काकोरी कांड हुआ था। तो भगत का बिस्मिल्ला क्रांतिकारियों ने मिल करके, बिस्मिल्ला अशफाकुल्ला खान, ये सारे लोग मिल करके ट्रेन लूटी थी, जिसमें गांधी जी ने अपना वो असहयोग आंदोलन उस समय चला रहे थे ना, तो वो बंद कर दिया था, ये काकोरी कांड कर लिया और पुलिस स्टेशन को जला दिया, ये सब करके। तो इसलिए तो वो काकोरी कांड। फिर भगत सिंह, जब उनके बिस्मिल्ला के बाद जब भगत सिंह आए, तो भगत सिंह ने उनकी 9 अगस्त 1900, मतलब 17 साल पहले 12 नवंबर, ठीक है, 9 अगस्त से ही हर साल वो मनाने लगे थे, ये इस दिन को काकोरी कांड के रूप में इस दिन को मनाने लगे थे, जैसे राष्ट्रीय दिवस होता है ना, उस टाइप का। तो इसीलिए उस समय युवाओं के बीच क्रांतिकारियों का बहुत बोलबाला था। तो गांधी जी ने सोचा कि ये समय अच्छा है, उचित है इसी दिन पे, क्योंकि युवा बहुत सारे एकत्रित हो गए थे 9 अगस्त के दिन 1942 को। तो गांधी जी ने इसी दिन को चूज़ किया और इसी दिन को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन अंग्रेज़ों को भनक लग गई और उन्होंने पहले ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, तो इसलिए यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कहा था अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता स्थानांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे? किसने कहा था? ये क्लीमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, यूके के, उन्होंने कहा था। इंग्लैंड के ये 1945 से 51 के बीच राष्ट्रपति थे, लेबर पार्टी के ये उम्मीदवार थे। उससे पहले जो पार्टी थी, जैसे अपने यहाँ भी है ना नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अलग अलग पार्टियाँ, वैसे ही उस टाइम पे यूके में भी अलग अलग पार्टियाँ थीं। तो जो ये क्लेमेंट एटली की जब सरकार बनी 1945 में, तो उन्होंने ये घोषणा करी थी कि जून 1948 से पहले अंग्रेज मतलब भारत आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, ये घोषणा करी थी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। क्लेमेंट एटली। निम्न में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा? इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। ये आप लोग टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं? अपने कॉपी में नोट करिए मेरे आंसर बताने से पहले। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब किया था? आज़ाद हिंद सरकार का सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, ये देख लीजिएगा।
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किससे संबंधित है? ये तो एकदम हलवा प्रश्न है, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। तिलक से। ये देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक। सूची मिलाइए, मिलाइए जल्दी सूची, कौन कौन से लड़ाई कहाँ कहाँ हुई थी। ये तो मतलब जुबान पे रहता है ना कि अकबर ने वो लड़ाई लड़ी थी, पानीपत का प्रथम युद्ध, ऐसे ऐसे। तो बताइए बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने लड़ा था, ठीक है, मैंने एक बता दिया। दूसरा आप लोग बताइए। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था, ठीक है, दूसरा भी बता दिया। खुसरो जहांगीर ने, ठीक है, खुसरो जहांगीर खानवा बाबर, मिल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? कांचीपुरम। पल्लवों था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा है? लोथल है, ठीक है, इसका लोथल है। लोथल एक पोर्ट है। 1943 में आज़ाद हिंद बैंक ने 1 लाख के नोट पर किसकी तस्वीर छापी थी? ये तो बहुत बड़ा केस है। सुभाष चंद्र बोस की नोट छाप दी थी, तो मे भी भारत सरकार के जो कांग्रेस के लोग हों उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा। अब जैसा कि जानते हैं कि कांग्रेस के लोग सोचे होंगे कि अरे नोट पे जिसका फ़ोटो होता है वही बनेगा आज़ादी के बाद तो प्रमुख, तो फिर क्या किया जाए क्या किया जाए। हो सकता है ऐसा कॉन्स्पिरेसी में कुछ रहा हो। सुभाष चंद्र बोस जो मर गए थे ना, उनके कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो बस मिथ्या है, हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन फाइलों में क्या है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए, आप लोग तुरंत बताइए। यह आखिरी प्रश्न है इस सेशन का। ये नहीं कि पूरे मतलब बीपीएससी का आखिरी प्रश्न है, नहीं, इतिहास का ये लास्ट प्रश्न मैं ले रहा हूँ इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, आप लोग बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो इसलिए रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ये कन्फ्यूज़न वाला सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। रानी झांसी रेजिमेंट लिखते ही आप रानी लक्ष्मीबाई पे मत पहुंच जाइएगा कि उन्होंने की होगी तो 1857 का कोई डेट होगा, ऐसे लगाएंगे तो माइनस में नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रानी झांसी रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस का एक रेजिमेंट था, महिलाओं का रेजिमेंट था, जो 22 अक्टूबर 1943 को मतलब स्थापित हुआ था ये। और इसके ये महिला विंग का एक वो नाथन के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी, लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी इसकी स्थापना, लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक रेजिमेंट बनाई गई थी जो महिला रेजिमेंट थी आज़ाद हिंद फौज की। ठीक है, या फिर आज़ाद हिंद फौज की थी, या फिर हमारे देश का प्रथम जो आज़ाद हिंद फौज है महिला रेजिमेंट थी, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट। ठीक है, जापानियों की सहायता से बनाई गई थी। नोट डाउन, हाईलाइट सब। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। यहीं तक था हमारा आज का सेशन। नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।